हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग परमाणु संरचना पढ़ने जा रहे हैं बेटे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके कुछ जनरल पार्ट्स है। शुरुआत में जनरल पार्ट्स देखेंगे और उसके बाद आगे देखें। तो सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें सबसे पहला पार्ट है डाल्टन्स लिखता जाऊं साथ में। एटॉमिक थ्योरी। हाँ, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, समझते जाओ। डाल्टन ने पहली बार एटम वर्ड का यूज किया, और जो डाल्टन ने एटम को कहा था, उसने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म तथा अविभाज्य, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे परमाणु कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। एटम जो वर्ड उन्होंने दिया वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ था, ए प्लस टोमियोस। ए का मतलब होता है बेटा नॉट, और टोमियोस का मतलब होता है बेटा डिविजिबल। मतलब हो गया एक ऐसा पार्टिकल जो नॉट डिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हर एक स्पीसीज एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, दूसरी बात, ऑल द एटम्स मतलब एक ही परमाणु, एक ही तत्व में पाए जाने वाले सभी परमाणु आकार प्रकार सर आज तो कुछ बहुत ज्यादा अटक रही है वीडियो। तथा द्रव्यमान में समान होते हैं। कहना वो ये चाहते हैं कि एक ही तत्व में जितने भी परमाणु पाए जाते हैं वे आकार प्रकार और द्रव्यमान में बिल्कुल समान होते हैं। तो एक ही परमाणु में पाए जाने वाले, एक ही तत्व में पाए जाने वाले सभी परमाणु, एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम सेम, मास, साइज, शेप, इन सब में सेम। बेटे यहां पर एक हम लोग नोट डालेंगे कि ये लॉ फेल हो गया क्योंकि आइसोटोप्स की डिस्कवरी होगी। ये तो एक काम करते हैं, एकदम लास्ट में डालते हैं, ठीक है ना। तीसरा भी लिख लीजिए, भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न तत्वों में पाए जाने वाले परमाणु सभी प्रकार से भिन्न होते हैं। मतलब
अगर कोई कार्बन का परमाणु है तो वो नाइट्रोजन के परमाणु से किसी भी रूप में मैच नहीं करेगा, आकार, प्रकार, भार, द्रव्यमान सब में भिन्नता प्रदर्शित करेगा। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था और ये परमाणु सिद्धांत फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पहली बात जो कही थी कि सभी तत्व या सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं और उन कणों को एटम कहा जाएगा जो अविभाज्य है। 3 वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक, इन्होंने इसको तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, आज तक परमाणु के 35 विभाजन हो चुके। हम आज तक परमाणु को 35 भागों में विभाजित कर चुके। इसी तरीके से दूसरा जो उन्होंने कहा कि एक ही तत्व में पाए जाने वाले सभी परमाणु आकार, प्रकार और द्रव्यमान में समान होते हैं। आइसोटोप्स की जब डिस्कवरी हुई तो पाया गया कि हाइड्रोजन में 3 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का पहला है ड्यूटीरियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसी तरीके से भिन्न भिन्न तत्वों में पाए जाने वाले परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी बात गलत साबित हो गई, क्योंकि जब संभारिक या आइसोबार्स की स्टडी हुई तो ये पाया गया कार्बन में भी 6 और 14 वाला परमाणु है और नाइट्रोजन में भी 7 और 14 वाला परमाणु। तो कार्बन और नाइट्रोजन में परमाणु ऐसे भी हैं जो भार में समान। एक बात जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में है वो ये है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में टेक पार्ट करता है और यह बात आज तक सही है। रासायनिक अभिक्रिया में एटम टेक पार्ट करता है। तो लास्ट में एक चीज लिख लीजिएगा, डाल्टन ये कहना चाहते हैं यहां पहले वाले में लिखिए जिसे परमाणु कहा जाता है, या तो लिख देता हूं, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया करता है। रासायनिक अभिक्रिया करता है। ये बात अभी सही। बाद बाकी डाल्टन की जो थ्योरी थी वो पूरी तरीके से नॉन वैलिड है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी। तो बेटा थोड़ा सा डाल्टन की थ्योरी के बारे में बात कर लेते। वैल्यूज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या गड़बड़ियां थी? पहली बात, एटम को प्रारंभ में 3 मूलभूत कणों में, आज तो उनको मूलभूत ही कहते हैं, मूलभूत कणों में विभाजित कर दिया। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की सर जे थॉमसन ने, प्रोटॉन डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन डिस्कवरी की चैडविक। 3 भागों में विभाजित किया। यहां नोट लिख लीजिए, अब तक
हम परमाणु को 35 भागों में विभाजित कर चुके हैं। विभाजित कर चुके हैं अब तक परमाणु के 35 भाग। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, मेसॉन पार्टिकल्स, पाई मेसॉन है, म्यू मेसॉन है, पाई मेसॉन में पॉजिटिव पाई मेसॉन है, निगेटिव पाई मेसॉन है, इस तरीके से है मेसॉन पार्टिकल्स। इनको यूकावा पार्टिकल्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मेसॉन पार्टिकल्स या यूकावा पार्टिकल्स। यूकावा एक जापान के वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने मेसॉन पार्टिकल्स नाम दिए, उनको यूकावा पार्टिकल्स भी कहा जाता है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एटसेट्रा। अब तक परमाणु के 35 भागों, शुरुआत में 3 मूलभूत कणों में विभाजित किया गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नंबर दूसरा, बेटे डाल्टन ने कहा एक ही तत्व में पाए जाने वाले परमाणु आकार, प्रकार व द्रव्यमान में समान है। ये बात गलत। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक, समस्थानिकों की खोज में पता चला कि एक ही तत्व में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के परमाणु उपस्थित हैं। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन, 3 समस्थानिक पता चले। पहला प्रोटियम, जिसको हम कहते हैं H1, दूसरा ड्यूटेरियम, जिसको हम कहते हैं H2 या D भी कहते हैं, तीसरा ट्राइटियम, जिसको हम कहते हैं H3 या T भी कहते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन O16, O18 दोनों ही प्रकार के होते हैं। मैं कहूं कार्बन तो कार्बन 12, कार्बन 14, तो विभिन्न द्रव्यमानों वाले परमाणु एक ही तत्व में उपस्थित हो सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी डाल्टन का गलत हो। अब तीसरा पॉइंट कि भिन्न भिन्न तत्वों में पाए जाने वाले परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, ये वाला भी गलत हो गया, क्योंकि आइसोबार की खोज समभारिकों की खोज के बाद यह पता चला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु
समान भार प्रदर्शित करते हैं। कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। अब अगर सिर्फ भार के आधार पर ही देख रहे हो, एक्चुअली 6 और 7 परमाणु क्रमांक तो उस समय मालूम था नहीं, भार के आधार पर ही देखते थे। तो कार्बन का भी 14 है, नाइट्रोजन का भी 14। तो इस आधार पर तो हम कार्बन और नाइट्रोजन विभेद ही नहीं कर सकते। तो डाल्टन का तीसरा भी जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया कि भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणुओं के भार भिन्न भिन्न होंगे, ऐसा नहीं, परमाणु के भार समान भी। अच्छा बेटे, आगे बढ़ते। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत फेल होने के बाद यह बात क्लियर हो गई कि परमाणु विभाज्य है और परमाणु का विभाजन हो सकता है, और जिसके 3 भाग हमारे पास ज्ञात हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे मूलभूत कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ज्ञात होने के बाद वैज्ञानिकों ने इस बात पर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से जो है परमाणु के अंदर घूम रहे हैं या परमाणु के अंदर उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम लोग जो है डायरेक्ट एटॉमिक मॉडल पर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, उसने ये क्लियर कर दिया कि परमाणु जो है एक विभाज्य कण है, एक अविभाज्य कण नहीं। तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एटम 3 भागों में विभाजित किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश था, प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश था, न्यूट्रॉन में अनावेशित। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, और वो निगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, लेकिन वो पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं। अगर ये तो चार्ज की बात है। मास, इलेक्ट्रॉन पर मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, प्रोटॉन पर मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन पे भी मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इसमें इंपॉर्टेंट बात है E/m, चार्ज बाय मास रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है, विशिष्ट आवेश कहा जाता है। निकाल लीजिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ये चार्ज आ जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम। अगर आप ग्राम में निकालना चाहते हैं तो इसको 10 टू द पावर -28 कर लीजिए, कूलाम प्रति ग्राम में आ जाए। इसी तरीके से यहां निकाल लीजिए, 1.676 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -19 बटा 1.67
इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम, ये भी आ जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम। और इस पर जीरो, विशिष्ट आवेश इस पर क्या होता है, जीरो, क्योंकि इसका मास क्या है, इसका सॉरी इसमें चार्ज क्या है, अनावेशित है, तो इसमें चार्ज है जी, चार्ज कुछ भी नहीं। तो जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे यू विल गेट जीरो। इलेक्ट्रॉन को सर जे थॉमसन ने खोजा, मैं पहले लिख चुका हूं। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन को चैडविक। इन्होंने डिस्कवरी की। तो ये बेटा जनरल टर्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपको ध्यान रखने चाहिए। दो एक बातें और समझ लीजिए। बेटे अगर मैं मोशन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन, मोशन मतलब घूमते हुए, तो वो आ जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर, जहां पर v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेटा अगर v इंक्रीज करेगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप इंक्रीज करे। अगर v c के बराबर हो जाए, ये कुछ पॉइंट है ध्यान रख, v और c आपस में बराबर हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू c, देन बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंफिनिटी। उस केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अनंत हो जाए। ये बातें हम लोगों को फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में मालूम। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, E/m क्या है, ये हम लोगों को बातें मालूम। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने परमाणु को विभाजित कर, जब परमाणु को विभाजित कर लिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्यवस्था समझाने के लिए जो सबसे पहला और सफल प्रयास किया गया वह थॉमसन नाम के वैज्ञानिक का था। तो सबसे पहला जो है एटॉमिक मॉडल्स, यहां से शुरू होती है आपकी कहानी एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स और एटॉमिक मॉडल्स में जो हम सबसे पहला मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को रेजिन एंड पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। मैं इसका एक नाम और दे रहा हूं, इसको स्टैटिक मॉडल ऑफ एटम। एटम का स्टैटिक मॉडल, रुका हुआ, क्या कहता है वो,
कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ एटम is uniformly distributed inside that. That is, electrons are uniformly distributed in the mass of proton and all over charge is zero in an atom. वो ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर बीज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर एटम का जो मास है, जो प्रोटॉन है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, सब बराबर बराबर। इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि एटम कहीं से ज्यादा भारी है और कहीं पर एटम में मास नहीं, या एटम का मास कहीं एक ही जगह सिचुएटेड है, ऐसा कुछ नहीं। एटम का मास पूरी तरीके से सारे के सारे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से एटम न्यूट्रल तो हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एटम न्यूट्रल हो गया। लेकिन बेटे, इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से एक समस्या डेवलप, क्या समस्या डेवलप हो गई कि प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल। तो फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल हैं तो इनको घूमना चाहिए, ये रुके हुए नहीं रह सकते। और थॉमसन के मॉडल में उसने ये कहा कि जैसे वाटरमेलन में बीज चारों तरफ बिखरे हुए हैं, ऐसे ही प्रोटॉन के अंदर चारों तरफ यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन बिखरे। इसका मतलब ये एक स्टैटिक मॉडल था। थॉमसन का मॉडल इसलिए फेल हुआ क्योंकि चार्ज पार्टिकल को रोका नहीं जा सकता। तो साइंटिस्ट कहता है, इफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द चार्ज पार्टिकल, द एटम ऑफ द मॉडल ऑफ द एटम कैन नॉट बी स्टैटिक। तो नीचे से लिखिए, वैल्यू of Thomson's model. वो ये कहते हैं कि if electron and proton आर चार्ज पार्टिकल, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। देन मॉडल ऑफ एटम कैन नेवर बी स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। एटम का मॉडल स्टैटिक नहीं हो सकता अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो। रुका हुआ मॉडल मान्य नहीं। सर नोट्स इंग्लिश में बनाने हैं मुझे। ये वाला पार्ट की हिंदी क्या लिखोगे ये बताओ आप मुझे। नहीं, मैं सोच रहा था सर आप कहीं मतलब नहीं रिदम में ये वाला पार्ट की हिंदी क्या लिखोगे? अब स्टैटिक में क्या लिखूं? रुका हुआ। हाँ नहीं सर, वो मतलब मैं सोच रहा था आप भूल गए कहीं रिदम में इंग्लिश में पढ़ाते हैं नहीं। ज्यादातर लोग। ठीक है सर। मॉडल स्टैटिक नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। यस सर। और इसलिए ये मॉडल फेल। उसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रदरफोर्ड। चलने क्यों चाहिए, मतलब इसके पीछे रीजन?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फिजिक्स में पढ़ी, थोड़ी सी तो हम भी पढ़ाएंगे। अगर चार्ज पार्टिकल है तो रुक कैसे सकते हैं, एक बात बताओ। एक छोटी सी मैं बात आपसे करता हूं, अगर मैग्नेट के आसपास आप जो है कोई आयरन पार्टिकल्स रखो तो क्या वो एक जगह रुक सकते हैं? नहीं, मैग्नेट वो घुमाए मेटल तो जो नहीं घुमाए? मतलब मैग्नेट चिपक जाएंगे सर जाके उससे। नहीं, नहीं चिपकने दें, ऊपर से घुमाते रहो। हाँ, तब तो घूमते रहेंगे। चार्ज पार्टिकल रुक कैसे सकता है भाई? चार्ज पार्टिकल रुका हुआ कैसे हो सकता सर वो तो न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रल लोहे के पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करेगा चुंबक तो। है? आपको ऐसा लगता है कि लोहे का पार्टिकल न्यूट्रल है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, हाँ सर। हाँ, डोमेन सब हर समझ एक में आ जो गया सर। जाते हैं। हाँ सर। सॉलिड स्टेट अब याद करो। हाँ, समझ में आ गया सर, आप पढ़ाया था आपने। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल अपना दिया और उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया और उसको हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो मैं जो यहां नीचे बताने जा रहा हूं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का यह प्रयोग बहुत बढ़िया प्रयोग था। वैसे तो आप लोगों ने 8th 9th 10th में बार बार इस प्रयोग को पढ़ा है, फिर भी कुछ पॉइंट्स में समझा रहा हूं, समझ। उसने ये कहा कि यदि हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना, ये हम जान चुके हैं कि परमाणु विभाज्य अविभाज्य नहीं है, लेकिन यह तो बात सत्य है ना कि हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना। यह बात जब सत्य है तो अगर किसी भी पदार्थ को देख स्टडी किया जाए, इंटरनली देखा जाए, तो परमाणु की संरचना दिखाई दे जाएगी। तो उसने क्या काम किया, अलग अलग, वैसे तो जनरली गोल्ड फॉइल की हम बात करते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, उसने गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, अलग अलग फॉइल्स पर अल्फा रे डाली, बम्बार्डमेंट किया और लगभग सेम रिजल्ट उसको मिले। क्या रिजल्ट मिले देखिए बेटे। ये मान लीजिए कि एक प्लेट है, जिस जो गोल्ड फॉइल है बहुत पतली, इसके चारों तरफ उसने एक लेयर लगाई जेडएनएस की, क्योंकि जेडएनएस की लेयर पर, जेडएनएस की सरफेस पर जब अल्फा रे टकराएगी तो एक स्किंटिलेशन या चमक उत्पन्न करेगी, तो अल्फा रे हमको दिखाई दे, अन्यथा तो अल्फा रे दिखाई देने वाली चीज तो है। तो यहां जो है वो जेडएनएस की उसने स्क्रीन लगाई। लेड चैम्बर, ये लेड का चैम्बर है, पीबी का, और इस लेड चैम्बर के अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। बीच में स्लिट भी लगाई थी, उसकी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा रे निकली और जब अल्फा रे यहां पहुंचे तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से अल्फा रे निकल रहे, यहां पहुंचे तो क्या क्या दिखाई दिया। उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण
ज्यादातर अल्फा कण स्वर्ण पत्ती को भेद के आर पार निकल जाए, कोई रुकावट नहीं। ज्यादातर अल्फा कण स्वर्ण पत्ती को भेद कर आर पार। और क्या देखा उसने देखा कुछ अल्फा कण ऑब्ट्यूज एंगल पे विक्षेपित हो रहे हैं और कुछ अल्फा कण एक्यूट एंगल्स पर विक्षेपित हो रहे हैं। और बहुत कम अल्फा कण ऐसे भी हैं जो जिस पाथ पर जाकर टकरा रहे हैं वापस उसी पाथ पर आ जा रहे, कुछ ऐसे भी। सबसे कम मतलब पहला रिजल्ट ये है कि ज्यादातर अल्फा कण आर पार निकल गए, दूसरा रिजल्ट ये है कुछ विक्षेपित हो गए, और तीसरा रिजल्ट ये है कि 180 डिग्री के कोण पर वापस आ। तो पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है कि अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पत्ती के आर पार चले जाते बिना किसी विक्षेप। दूसरा, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्ती से टकराकर थीटा कोण पर विक्षेपित होते हैं। ये सब आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा। और तीसरी बात, 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20,000 में से केवल एक ऐसा है जो किसी एक भारी मास से टकराकर उसी रास्ते पर वापस आ रहा। इन 3 ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड का मॉडल बना, और रदरफोर्ड का मॉडल ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड मॉडल क्या कह रहा है? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु 2 भागों में बटा है। बांटा जा सकता। नंबर पहला, न्यूक्लियर पार्ट, नाभिकीय भाग, और नंबर दूसरा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बाह्य नाभिकीय भाग। नाभिकीय भाग में परमाणु का अधिकांश
मतलब लगभग सारा द्रव्यमान स्थित है। और इस अत्यंत कठोर भाग को नाभिक कहा गया। बेटे ध्यान देना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर इस नाभिक वर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है? सत्यता तो यह है कि रदरफोर्ड खोजने चले थे परमाणु की संरचना, गलती से रदरफोर्ड ने खोज दिया नाभिक। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर की, क्या परमाणु संरचना की? नहीं, रदरफोर्ड ने नाभिक। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत कठोर है, अत्यधिक घनत्व है, इसीलिए अल्फा कण उसको भेद के आर पार नहीं जा पाते और जब टकराते हैं तो उसी रास्ते वापस आ जाते। रदरफोर्ड खोजने निकले थे परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड खोज के आए नाभिक। ये ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अच्छा, बाह्य नाभिकीय भाग की क्या बात की जा रही, देखिए जरा ध्यान से। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, भाग खोखला और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय पथों में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसका मतलब नाभिक के अंदर क्या है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, आज की गणना के बाद। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? न्यूट्रॉन के बारे में उस समय ज्यादा कुछ पता नहीं था लोगों को, समझ बता रही नहीं, उस समय ज्यादा जानकारियां नहीं। बाद में न्यूट्रॉन खोजा गया। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक और रदरफोर्ड, इन चार वैज्ञानिकों को अगर साथ में लो तो इनमें से तीन निकाल दो। जे थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का स्टूडेंट था चैडविक। ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और ये तीनों फिजिक्स के थे और इन्होंने परमाणु पर अच्छे प्रयोग। जे थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का स्टूडेंट चैडविक। तो जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, वो सॉरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो चैडविक ने की, वो सबसे लास्ट की। तो उस समय नहीं मालूम था, आज मालूम है, इसलिए हम लिखते दे रहे हैं कि नाभिक, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि नाभिक के अंदर परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान स्थित है, मैक्सिमम जो भी द्रव्यमान है वो नाभिक के अंदर, वेरी हार्ड है, हाई डेंसिटी है, ये सारी बातें रदरफोर्ड ने कही। हाँ, ये सब मतलब अगर देखा जाए तो एटम का जो सबसे मेन पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो नाभिक ही होता है। बिल्कुल। तो इसके चारों तरफ तो मतलब कुछ नहीं होना चाहिए, फिर मतलब नाभिक ही एटम होना चाहिए। नहीं तो नाभिक होता है तो नाभिक तो धनावेशित होता है। इसके चारों तरफ सर कुछ मतलब ऐसे गोल गोल सा होता है कि मतलब बंद होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री घूमते रहते हैं? अगर रदरफोर्ड की बात की जाए
ध्यान देना। यस अगर सर। रदरफोर्ड की बात की जाए तो इसके चारों तरफ जो भी वृत्तीय कक्षा संभव है, वृत्तीय समझ रहे हो, यस कोई सर। भी आप सर्किल बना दो लाइन से, जो भी वृत्तीय कक्षा संभव है उस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे। अगर रदरफोर्ड की बात की तो, अगर बोर की बात की जाए, अगर बोर की बात की जाए तो बोर कहते हैं सब पे नहीं घूम रहे, कुछ निश्चित पथों पर घूम रहे। और अब तो बोर भी फेल हो चुके हैं। इसलिए अगर आज की बात की जाए श्रोडिंगर की, तो वो तो वेव मोशन की बात करता है, वो पार्टिकल मोशन की बात नहीं करता। तो हम तो आज की बात करें तो वेव मोशन की हमको बात करनी पड़ेगी, साई स्क्वायर की बात करनी पड़ेगी। हमको ये कहना पड़ेगा कि इसके चारों तरफ एक निश्चित जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम। समझ में आता कि कोई एक लाइन नहीं है, एक एरिया हाँ है, सर। एक क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम है। और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए नाभिक पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उदासीन है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बिना इलेक्ट्रॉन के भी परमाणु संभव है। बिना इलेक्ट्रॉन के परमाणु कैसे संभव हो जाएगा? बिना इलेक्ट्रॉन के तो नाभिक ही संभव होगा जो स्वतः खुद में धन आवेशित होगा। अब जरा थोड़ी सी बात कि कर लेते हैं। हाँ, ठीक है सर। कोई बोलो बेटा। हाँ सर, मैं मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसको एनर्जी देनी पड़ती है। वो सारी बातें बाद में आएंगी। परमाणु संरचना के बाद ठीक है एक सर। टॉपिक है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, उसमें हम पढ़ाएंगे। अभी तो हम परमाणु की खोज की बात कर। ठीक है सर। तो मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस, और इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम। मेरी बात समझ में आ रही? ये इस तरीके से हम बनाया जा सकते। ठीक है, तो ये वाला भाग तो नाभिकीय भाग कहलाएगा, अंदर वाला। और बाहर वाला ये जो गोल गोल मैं बना के दिखा रहा हूं, ये बाह्य नाभिकीय भाग या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहलाता है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक दूसरा पॉइंट भी था। पहले और तीसरे पॉइंट की तो हमने बात कर ली कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली। तीसरे पॉइंट में उसने कहा कि 180 पर वापस जा रहा है। तो हमने कह दिया नाभिक अत्यंत सघन, अत्यंत घना, अत्यंत द्रव्यमान वाला भाग है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या कहता था? दूसरा पॉइंट कहता था कि अल्फा कण थीटा डिग्री पर विक्षेपित हो गए। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर एक धनावेश उपस्थित है और अल्फा कण भी धनावेशित हैं। इसीलिए धनावेश धनावेश के संपर्क में आते ही प्रतिकर्षित हो रहा। तो म्यू बराबर प्रतिकर्षित कण, प्रतिकर्षित कण, या तो मैं बेटा दूसरे पेज पे लिख देता हूं, अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे पेज पे मैं लिखता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। धनावेशित अल्फा कण धनावेशित नाभिक थोड़ा हिंदी ध्यान देना, कहीं गड़बड़ हो जाए तो बता देना। धनावेशित नाभिक
के निकट आते ही थीटा कोण पर विक्षेपित हो रहे थे या विक्षेपित होते हैं। तो माना विक्षेपित कणों की संख्या बराबर म्यू और विक्षेपण कोण बराबर थीटा। तो म्यू बराबर 1/sin⁴ थीटा बाई, ये ध्यान रखिएगा, ये वैज्ञानिक नहीं। तो अगर थीटा बढ़ेगा तो म्यू का मान घटेगा, अगर थीटा बढ़ेगा तो म्यू का मान घटेगा। मतलब अगर आप कहो कि 100 कण 60 डिग्री पर विक्षेपित हो रहे हैं, तो अनुमानतः बताइए कि 90 डिग्री पर विक्षेपित कणों की क्या जानकारी, क्या संख्या होगी। तो वैसे तो आप निकाल सकते, लेकिन अनुमान से यह कहा जा सकता है कि 100 से कम होंगे। हाँ सर। 100 से कम होंगे। यही कारण है कि मैं कहूं 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर सिर्फ 20,000 में से एक ही कण मिला, बाद बाकी कण नहीं मिले। भाई थीटा का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे, म्यू का मान लगातार क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। घटता चला जाएगा सर। अब जरा ध्यान से देखिए और क्या कहा वैज्ञानिक ने। बेटा बड़े इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसके ध्यान दीजिएगा। कह रहा है परमाणु के आकार की कोटि, परमाणु के आकार की कोटि बराबर 10 की घाते -15 नहीं -10 -10 हाँ। -10 मीटर और नाभिक के आकार की कोटि। तो हाँ बोलो। ये 10⁻⁻10 तो सर नाभिक के आकार, 10⁻−15 हाँ सर सही है। -15, तो यस एक सर। फॉर्मूला निकल गया। परमाणु का आकार बराबर होता है 10 की घाते 5 इंटू नाभिक का आकार। मतलब बड़ा मजेदार फॉर्मूला निकल। ये कहता है कि 1,00,000 गुना बड़ा है। 10 की घाते 5 होता है 1,00,000। परमाणु का आकार नाभिक के आकार से 1,00,000 गुना बड़ा है, या आप ये कह सकते हो नाभिक का आकार परमाणु के आकार से 1,00,000 गुना छोटा। कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता? बोलो भैया। यस सर। ठीक है। एक चीज और, अगर मैं नाभिक की त्रिज्या r की बात करूं,
तो दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ये फॉर्मूला रदरफोर्ड ने आर नॉट का मान 1.11 इंटू 10⁻⁻15 से लेकर 1.44 इंटू 10⁻⁻15 मीटर माना गया है। सेंटीमीटर में हो जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर से लेकर 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। नॉर्मली जनरली हम लेते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये सामान्य सा 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, या 1.3 भी लेते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसमें गड़बड़ मत करना, कुछ लोग 1.33 भी लेते हैं। तो मैंने आपको लिखा दिया रेंज क्या है। तो जनरली ये दोनों वैल्यूज यूज की जाती है। ये आर नॉट का ए क्या है? ए बराबर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। जैसे मैं कहूं क्वेश्चन में कि एल्युमिनियम के नाभिक का आकार, नाभिक का आकार मुझे चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मैं RAL बराबर हो जाएगा R0 इंटू 27 की पावर 1/3। R0 में ले सकता हूं 1.2 या 1.3 जो भी आप लेना चाहो, इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3। तो दैट इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? ये भी बात रदरफोर्ड ने हम लोगों से। तो रदरफोर्ड ये कहना चाहते हैं कि एक नाभिक है जो कि बहुत सघन है, और उस नाभिक से मैं ये कह सकता हूं कि वो जो नाभिक है, उस नाभिक से अल्फा कण पास आउट नहीं हो रहे, और उसके चारों तरफ बाह्य नाभिकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूम रहे। ये बात रदरफोर्ड की है, जो उसने परमाणु मॉडल के संदर्भ में हम लोगों को बताया। बेटे रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो सही हो जाता, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कारण सही नहीं हो पाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की चर्चा कल नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करूंगा मैं।